वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग यूनिट 1 का रिवीजन करने जा रहे हैं। देखो, यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना था डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस का पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे। देखो, अब पूरा रिवीजन करा रहे हैं, जितना भी टर्म आएगा, जितना भी डेफिनेशन है, सबको हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप उस चीज को समझो, ठीक है, बस समझने की कोशिश करो, और समझने के बाद अपना नोट्स कॉपी है वो ओपन करके देख लेना, ठीक है। पूरा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं किसको है। ध्यान से समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। पहले ये दो स्ट्रेस है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड इसके बारे में जानेंगे। देखो, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है। मान लो कि एक इस तरह से कोई एक मेंबर है और इस मेंबर के ऊपर आप एक लोड लगा रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे लोड लगा दिया, तो इस एरिया पे लोड लग रहा है, वो पी लोड लग रहा है, और इसका एरिया अगर ए है तो यहाँ पे एक स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। ये स्ट्रेस जनरेट होगा, वो स्ट्रेस कहलाएगा P बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज द मैथमेटिकल टर्म ऑफ स्ट्रेस। देखो, जब लोड लगाएंगे तो ये मेंबर है वो क्या होगा, शॉर्टेन होना चाहेगा। पूरा का पूरा इसका जो लेंथ है एल वो घटने की कोशिश करेगा। मतलब ये क्या होगा बाबू, ध्यान से समझो, ये जो लेंथ है ये घटकर यहाँ पे आ जाएगा। इसका लेंथ है वो छोटा हो जाएगा, लेंथ है वो छोटा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो, ऑल अराउंड लेंथ है वो घटा है। जब मटेरियल को हम दबाएंगे तो मटेरियल क्या करेगा, रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब मटेरियल जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ पुश करेगा, धक्का देगा, ये चाहेगा अपने ओरिजिनल साइज को, शेप को रीगेन कर लेना, ठीक है। तो यहां एक डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होता है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग लोड बीचों बीच में लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा नीचे कंप्रेस हो जाएगा। मतलब ये यहां लास्ट फाइबर और इधर का लास्ट फाइबर, ठीक है, इधर का लास्ट फाइबर और इधर का लास्ट फाइबर में सेम डिक्रीजमेंट होगा। ये पूरा का पूरा सेम अमाउंट में ऑल अराउंड डिक्रीज होगा। सेम अमाउंट में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ये जो स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा, यानी P बाई ए जो डेवलप होगा, ये डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकता है, डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहां से अगर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो ये कैसा हो गया सर, टेंसाइल हो गया। डायरेक्ट स्ट्रेस टेंसाइल, डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेसिव। समझ में आ रहा है, ठीक है। जब लोड बीचों बीच में लगेगा तो ऑल अराउंड ऑल फाइबर्स, ऑल लेयर, ऑल पार्टिकल सेम अमाउंट में सेटल करेगा, सेम अमाउंट में डिक्रीज करेगा। यहां पे जो डेल्टा एल होने वाला है, यहां पे जो डेल्टा एल होने वाला है, सब बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस मिलेगा। सर कुछ बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बता दो। तो देखो, जब हम लोग एक बीम के ऊपर, ध्यान से समझना बाबू इस चीज को, जब इस बीम के ऊपर हम लोग बीच में लोड लगाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी बेंड, ये बेंड हो जाएगा। और बेंड कैसा होगा, तो सर ये कुछ इस तरह से बेंड होगा, इसका बेंडिंग शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो ध्यान से समझना इसमें क्या हुआ है सर, तो सर इसमें बेंडिंग हुआ है, सर इसमें क्या हुआ है, बेंडिंग हुआ है। बेंडिंग होने के कारण ऊपर में कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, ऊपर में कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा, और नीचे में भी स्ट्रेस डेवलप होगा ड्यू टू बेंडिंग। बेंड हो जाने के कारण, बेंड का मतलब क्या होता है, मुड़ जाना, मुड़ने के कारण ऊपर कंप्रेसिव, नीचे टेंसाइल, ठीक है, नीचे टेंसाइल स्ट्रेस, STRESS, यहां नीचे टेंसाइल और यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। किसके कारण, बेंडिंग के कारण। तो ये कहलाता है बेंडिंग स्ट्रेस। समझ में आ रहा है, यहां बेंडिंग कंप्रेशन जनरेट हुआ है और यहां पे बेंडिंग टेंशन जनरेट हुआ है। ध्यान से समझना, अगर हम लोग कंप्रेशन को पॉजिटिव बोलते हैं, ध्यान से समझो, अगर हम लोग कंप्रेशन को पॉजिटिव तो टेंशन को क्या बोलना पड़ेगा, नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो सर ये तो हो गया है बीम के कंडीशन में। कॉलम के कंडीशन में बताइए। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहां पे अगर स्ट्रेसेस जो जनरेट होता है, इस लेयर का जो वैल्यू है ये बाई है, बाई मैक्स है, और यहाँ पे बाई वैल्यू है, ठीक है। मतलब यहाँ ये जो डिस्टेंस होता है ना, न्यूट्रल एक्सिस से जो एक्सट्रीम फाइबर के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको बाई से हम लोग मेजर करते हैं। बेंडिंग इक्वेशन होता है M बाई आई, ठीक है, M बाई आई सिग्मा बाई E बाई आर। देखो, बेंडिंग मोमेंट
आई होता है मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन फॉर इन केस ऑफ बीम। ये फॉर्मूला आप लोग कहीं पे साइड में लिख लो, ठीक है। अगर लिखना है, मान लो कि आपको एक रफ नोट तैयार करना है, क्या तैयार करना है, रफ नोट तैयार करना है, रफ नोट। तो ये एक तैयार कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ से एक छोटा सा शॉर्ट नोट बन जाएगा। तो यहाँ इस इक्वेशन से और फर्दर आप क्या लिख सकते हो सर, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई बाई, ये एक फॉर्मूला आ गया है। और हम लोगों को क्या पता है कि एक टर्म होता है सेक्शन मॉडुलस। क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस, मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आई बाई बाई मैक्स, ठीक है। देखो ये जो सेक्शन होगा उसका सेकंड मोमेंट ऑफ, ये जो सेक्शन होगा ना, ये कुछ इस तरह से सेक्शन होगा। तो यहां से आई निकालना है आपको, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके बाद हम आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन, एवरीथिंग विल बी क्लियर, सब कुछ समझा देंगे। पहले ये देखो सेक्शन मॉडुलस होता है सर जेड, जेड क्या होता है, तो फॉर्मूला लिख लेना आई बाई बाई मैक्स। तो कौन कौन सा फॉर्मूला आपको लिखना है, पहले ये लिख सकते हो, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख सकते हो, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे सर हमको दिख रहा है एम, और क्या दिख रहा है, ये एम को लिख सकते हैं क्या, सिग्मा, और यहाँ पे जो बाई है उसको बाई रहने देते हैं, और यहाँ पे आई पुट कर देते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, इस फॉर्मूला से, देखो इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट हम लोग मोमेंट है, और ये लिख सकते हैं सिग्मा इंटू आई बाई बाई, कुछ ऐसा लिख सकते हैं सर। आई बाई बाई होता है वो जेड होता है। तो इसी फॉर्मूला को आगे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, एम जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा यहाँ पे गुने आई बाई बाई मैक्स, जैसे ही पुट करोगे ये वैल्यू जेड हो जाएगा। बाई का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन जैसे आप बाई के जगह पे मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दोगे, एक्सट्रीम फाइबर पे चले जाओगे, ये बाई मैक्स हो गया, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये हो जाएगा टर्म z, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाला टर्म को आप ये लिख सकते हो, यहाँ से ये टर्म को यहाँ पे लिख सकते हो। और क्या हो सकता है सर, यहाँ पे लिख सकते हो सिग्मा इक्वल टू एम बाई जेड, ये टर्म होता है एम बाई जेड, मोमेंट बाई सेक्शन मॉडुलस। तो ये कैसा है, बेंडिंग होने के कारण हुआ है ना, ये बेंडिंग इक्वेशन है, ये बेंडिंग इक्वेशन से, ये बेंडिंग इक्वेशन है बाबू, ये बेंडिंग इक्वेशन है। तो इसी बेंडिंग इक्वेशन से ये टर्म आया है सिग्मा वाला टर्म आया है क्या, तो m बाई जेड, ये सिग्मा वाला टर्म आया है। तो ये स्ट्रेस कैसा कहलाएगा, तो सर ये बेंडिंग स्ट्रेस कहलाएगा, ये कहलाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, बेंड होने के कारण जो स्ट्रेस आया है। उम्मीद है इतना दिख रहा होगा आपको। तो जो भी ठीक लगे आप लिखो। ऐसा करते हैं कि हम कुछ फॉर्मूला को रफ करके अच्छे से फेयर करके लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। दो चीज हम लिखना चाहेंगे जो आप उसको लिखोगे। तो पहला क्या लिखोगे सर, यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आया कि डायरेक्ट स्ट्रेस नाम के कुछ चीज होता है, ठीक है, एक नाम होता है कुछ डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। अच्छा, डायरेक्ट स्ट्रेस से हम लोग सिग्मा जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस को। सिग्मा जीरो क्या आया था सर, यहाँ पे आपने डायरेक्ट स्ट्रेस को दिखाया था जब बोले थे आप एक्सियल कुछ मतलब एक पॉइंट एक लोड लगेगा, पॉइंट लोड लगेगा जो इसके सेंट्रॉइड पे होगा, और ये था सर P बाई ए, ये आया था डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस में पूरा साइड में एक जैसा इस तरह से कंप्रेशन होगा, सेटलमेंट एक जैसा होगा डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण। सर इसके बाद आपने बताया था बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, क्या बताया, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस को आपको लिखना है, किससे रिप्रेजेंट करना है सर, तो सिग्मा बी से रिप्रेजेंट करना है। और सिग्मा बी क्या हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये चीज आप लिख चुके हो, सिग्मा बी होगा। अच्छा ऐसे करते हैं कि हम लिखते जाते हैं, यहाँ पे लिखते क्या जाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। सिग्मा बी जो है, सिग्मा बी हो जाएगा, वो हो जाएगा एम बाई जेड, सिग्मा बी हो जाएगा एम बाई जेड, ठीक है। अब देखो सिग्मा बी जो एम बाई जेड है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है, ये बेंडिंग स्ट्रेस होगा, सिग्मा बी होगा, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है एम बाई जेड। पॉजिटिव मतलब यहां कहने का मतलब ये है कि सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस है, वो पॉजिटिव एम बाई जेड कब होगा सर एम बाई जेड, जब हम इसको कंप्रेशन देखेंगे, ठीक है। और यही सिग्मा बी है वो माइनस एम बाई जेड कब बोलेंगे, माइनस मतलब टेंशन इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, माइनस का मतलब टेंशन। हम लोग कभी भी कंक्रीट में टेंशन नहीं चाहते हैं, इसलिए निगेटिव यहां पे रिप्रेजेंट किए। कंप्रेशन में कंक्रीट स्ट्रांग होता है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गया होगा।
तो ये रिवीजन क्लास है, बस आप हम आपको समझाते जा रहे हैं कि कैसे चीजें डेवलप होते आई है। तो फॉर्मूला हम लोग को 1 मिला, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू कैन राइट, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला जो डेवलप हुआ है कहां से डेवलप हुआ है, तो m बाई आई सिग्मा बाई ई बाई आर, और सिग्मा क्या होगा m बाई जेड, ये इस तरह से आया है। आपको जो भी ठीक लगे नोट करके लिखो। अब थोड़ा सा हम बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में और एक्सप्लेन करते हैं, पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। तो अभी छोटा सा टर्म में हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट पी बाई ए और बेंडिंग स्ट्रेस m बाई जेड ये देख चुके हैं। z क्या था, सेक्शन मॉडुलस, ये सब आपके नोट्स कॉपी में मिलेगा। सर अब हमको थोड़ा कॉलम वाला टर्म में सब कुछ समझा दीजिए। देखो छोटू अच्छे से समझो, मान लो ये एक कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम है, इस कॉलम में हम लोग कुछ लोड अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर हम लोग लोड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे एक इसका ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और इसका कोई एक वाई एक्सिस है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे पास हो रहा है, ये क्या है, सी जी या सेंट्रॉइड बोल सकते हो। ये क्या है सर, सेंट्रॉइड, यहाँ पे लिखते हैं सेंट्रॉइड, ये है सेंट्रॉइड, ठीक है, ये सेंट्रॉइड है। अगर सेंट्रॉइड पे लोड लगेगा तो इस तरह के लोड को बोलेंगे एक्सियल लोड। इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लोड। क्या बोलेंगे इसको, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड बोलेंगे। डायग्राम बना के लिखने का मन है तो लिख लो, और साइड में लिख लेना कि एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, लोड विल प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो ये सिग्मा नॉट का वैल्यू होगा वो P बाई ए हो जाएगा, और ए क्या है सर, तो ये एरिया। अगर ये B विड्थ है और ये यहाँ पे B और B इंटू क्या लिख दे, H लिख दे, H हाइट को बताएगा, L लिख देते हैं L। ये B विड्थ को बता रहा है और L है वो थिकनेस को बता रहा है, तो एरिया जो होगा यहाँ पे, एरिया क्या हो जाएगा, B गुने L हो जाएगा, लेंथ गुने विड्थ, ठीक है। तो कोई भी किसी को भी आप लिख सकते हो L, किसी को B ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। अब देखो एक्सियल लोड समझ में आ गया बाबू। अब यहां से हम लोग सेंट्रॉइड से कुछ दूरी पे लोड लगा रहे हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड से कुछ दूरी पे लोड लगा रहे हैं, और ये क्या है, एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल एक लोड लग रहा है, ठीक है, कहीं पे एक यहां पे लोड लग रहा है। ये अगर लोड कहीं यहां पे लगेगा तो इसको बोला जाएगा इसेंट्रिक लोडिंग। क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोडिंग, इसको क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोडिंग। और ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है, एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कहलाएगा इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिक लोड और इसेंट्रिसिटी समझ में आ गया। यहां पे अगर हम लोग एक पी लोड लगाते हैं तो ये पी लोड है, ये कहलाएगा इसेंट्रिक लोड। देखो अगर ये पी लोड है, कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लगेगा तो इसको बोला जाएगा यूनी एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है। ये जो P है, P को क्या बोलेंगे, यूनी एक्सियल, UNIAXIAL, यूनी एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग। देखो अब यहां पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग लोड लगा देते हैं जिसको बोल रहे हैं P2, तो ये P2 लोड है, ये कहलाएगा बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग। ये P2 लोड है, इसमें इसेंट्रिसिटी आपको बाई एक्सिस से भी दिख रही होगी और यहां पे एक्स एक्सिस से भी दिख रही होगी। दो इसेंट्रिसिटी दिख रहा है बाबू, ये कुछ बाई एक्सिस से भी डिस्टेंस पे है और ये एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ डिस्टेंस बना के रखा है, ठीक है। दोनों के साथ में इसका क्या है, इसेंट्रिसिटी है। तो ये जो लोड कहलाएगा, ये लोड कहलाएगा बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोड। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट आप समझ लिए होंगे, लिख लिए होंगे। दूसरा पॉइंट लिखना है यहाँ पे कि जो इसेंट्रिक लोड होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसेंट्रिक लोड प्रोड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस। अब यहां से हम लोग को समझने का चीज है वो मतलब जो समझने का चीज है उसको अच्छे से समझो। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लोड लगाएंगे और लोड होगा वो इसेंट्रिक होगा, ध्यान से समझना, लोड होगा वो इसेंट्रिक होगा। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक लोड दिख रहा है
और सर ये क्या आपको इसेंट्रिसिटी दिख रहा है, ये ई, और ये क्या है, एक्सिस है, टू डायमेंशन बनाए हैं। अब इस चीज को समझना, अच्छे से समझना। अब कुछ ये अगर लिख चुके हो, ये छोटा छोटा पॉइंट लिख चुके हो तो इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम टर्म्स को लिखेंगे, ये भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हम भी समझाएंगे अच्छे से, वो भी आपको समझ में आने लगेगा। इरेज कर देते हैं, ये समझाने के लिए था। अगर लिख चुके हो, स्क्रीनशॉट ले चुके हो, अगर YouTube पे देख रहे हो तब आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा। अगर आप इसको मतलब ऐप पे देख रहे हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे। अब इसेंट्रिक लोड होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा, और कैसे, हाउ इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस, ये बेंडिंग स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देखो अब इस चीज को समझो। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लोड लगाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, एक मेंबर है, मेंबर पे जैसे ही आप इसेंट्रिक लोड लगाओगे तो ये लोड है इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और साथ ही साथ अगर हम लोग इसका सीजी देखें तो ये सीजी की तरफ से रोटेशनल इफेक्ट भी दिखाई देगा, ये रोटेट कराने की भी कोशिश करेगा। देखो हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर जब लोड लगाएंगे तो ये नीचे, ये पॉइंट है, ये नीचे भी आएगा, ये भी पॉइंट है नीचे आएगा, और साथ ही साथ कुछ रोटेट करते हुए नीचे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहां से नीचे यहां पे आ गया, ये पॉइंट नीचे यहां पे आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक रोटेशनल इफेक्ट भी दिखेगा। सीजी के अबाउट ये क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा। एक लोड लग रहा है तो ये रोटेट कराते हुए जाएगा, यानी ये मेंबर है, इस मेंबर को इस लोड के कारण इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा इस तरह से। अच्छा, अब समझ में आता है कि सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा अब इसको मैथमेटिकली समझो, मैथमेटिकली समझाइए तो हम इस चीज को समझ भी पाए। यहां पे अगर पी लोड लग रहा है तो आप क्या करो, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी लोड यहां पे लगा दो, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में पी लोड लगा दो। तो एक लोड यहां पे, दूसरा लोड यहां पे, ये दो लोड एक दूसरे को मिलकर कैंसिल आउट कर देगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक लोड लग रहा है, ध्यान से समझो, यहाँ पे एक लोड लग रहा है, तो इस लोड को समझने के लिए एक लोड हम लोग नीचे की तरफ लगा दिए, एक लोड ऊपर की तरफ लगा दिए। ये लोड 1 और ये लोड 1, ये दोनों का मैग्नीट्यूड, ये तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, ये दोनों मिलकर एक कपल प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। यहां पे एक लोड और यहां पे एक लोड, तो नेट फोर्स इस पे कितना है, एफ नेट कितना है सर, एफ नेट इन दोनों के कारण 0 है। जितना पी ऊपर जितना पी नीचे, एफ नेट 0। लेकिन किसी पॉइंट के अबाउट एक आपको रोटेशन दिखाई देगा, मोमेंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मोमेंट सर, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है वो ई है, इसेंट्रिसिटी है, तो मोमेंट होगा वो पी क्रॉस ई होगा। ये दो चीज मिलकर एक मोमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, यहां पे एक मोमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, और ये मोमेंट ऐसे रोटेट कराएगा, और साथ ही साथ एक लोड भी आएगा। तो देखो एक इसेंट्रिक लोड के कारण क्या होगा, ये लोड के कारण, इस लोड के कारण जो लग रहा है ये कुछ ऐसे नीचे आएगा, और रोटेशन के कारण क्या होगा, कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा। समझ में आ रहा है इतना चीज। तो बेंडिंग इफेक्ट आपको दिखेगा किसके कारण, इसेंट्रिक लोड के कारण, जो ऑलरेडी आप लिख चुके हो। अब ध्यान से समझना, जब इसेंट्रिसिटी को हम लोग बदलेंगे, इसेंट्रिसिटी को बदलेंगे तो क्या होगा कि इसका जो वैल्यू है वो भी चेंज होगा। ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो यहाँ पे इस चीज को लिखना जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, बाकी सब तो है ही। देखो बाबू हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक लोड लगाए, ठीक है, यहाँ पे लोड लगाए P, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो E है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इस लोड के कारण क्या होगा, इसमें थोड़ा सा रोटेशन भी आएगा और डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएगा, रोटेशन भी आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएगा। तो जब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे मोमेंट भी आएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे मोमेंट आएगा, और मोमेंट क्या होगा, P क्रॉस मोमेंट होगा, वो क्या होगा, P क्रॉस E होगा, यहाँ पे P होगा। तो मोमेंट हम लोग को मिल चुका है P क्रॉस E। ध्यान से समझना, हम लोग को मोमेंट मिला P क्रॉस E। जैसे जैसे E का वैल्यू बढ़ाएंगे मोमेंट इंक्रीज होगा। व्हेन E इंक्रीजेस मोमेंट विल आल्सो इंक्रीजेस, रोटेटिंग इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज करेगा। हम लोग को कितना केस देखने को मिल सकता है, क्या क्या केसेज हो सकते हैं, ध्यान से समझना। जब हम लोग एक ऐसे मेंबर था, इस मेंबर के ऊपर हम लोग इसेंट्रिक लोड लगाए तो क्या हो गया, मेंबर नीचे आया और रोटेट हुआ, तो आपको क्या मिला है, इधर भी कंप्रेशन देखने को मिला, इधर भी कंप्रेशन देखने को मिला। ये जो कॉलम का ये पॉइंट था A, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो दोनों तरफ क्या देखने को मिला है, कंप्रेशन। दोनों तरफ आपको क्या मिला है, कंप्रेशन देखने को मिला है। अगर हम लोग इसेंट्रिसिटी को बढ़ाएंगे तो रोटेशनल इफेक्ट और बढ़ेगा, मोमेंट का वैल्यू और बढ़ेगा। तो देखो हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि इसेंट्रिसिटी को थोड़ा बढ़ा दिए, इसेंट्रिसिटी को जैसे ही थोड़ा बढ़ाए तो ये कंप्रेशन है, ये क्या हो सकता है, ये साइड तो नीचे दबते जाएगा, ये साइड तो नीचे हमेशा दबते जाएगा, ये इधर आते जाएगा, ये ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे, तो ये इट में पॉसिबल कि उठ के यहाँ पे 0 हो जाए,
यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब ए जो है उसका कुछ भी पोजीशन चेंज ना हो, जबकि यहाँ पे पॉइंट है ये नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, और एक कंडीशन क्या हो सकता है सर, एक कंडीशन और हो सकता है कि इसेंट्रिसिटी को हम लोग और बड़ा कर दिए, कुछ ऐसे हम लोग अप्लाई कर देते हैं जहाँ पे इसेंट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा रोटेट कर जाएगा, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। इट मे पॉसिबल कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि ये वाला पॉइंट बी है ये यहाँ पे आ जाए और ये पॉइंट ये ऊपर चला जाए। ठीक है, तो 3 केसेस हम लोग जनरली पढ़ेंगे जिसमें ए पॉइंट नीचे जा रहा है, यहाँ पे ए पॉइंट में जीरो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ए में निगेटिव स्ट्रेस आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे क्या है, जीरो है, यहाँ पे स्ट्रेस क्या है सर, जीरो। सर जीरो स्ट्रेस का मतलब क्या बोल रहे हैं, ना तो इसका लेंथ घटेगा ना ही लेंथ इसका बढ़ेगा, इसका लेंथ घट गया तो कंप्रेशन, इसका लेंथ बढ़ गया तो टेंशन। यहाँ पे क्या दिख जाएगा आपको सर, टेंशन दिख जाएगा। काहे टेंशन दिखेगा, काहे कि पहले लेंथ एल था अब एल से लेंथ ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे कंप्रेशन काहे दिखेगा सर, तो पहले लेंथ एल था अब एल से घट गया है, तो कंप्रेशन है ना, जब यहाँ पे लेंथ एल था पहले भी बाद में भी लेंथ एल ही रह जाए तो जीरो स्ट्रेस। 3 तरह का कंडीशन हो सकता है। अब इसी में गोल गोल हम लोग को क्वेश्चन घुमाते रहता है। ठीक है, अब देखो अब इस चीज को समझो बाबू, 2 चीज आ रहा है, मोमेंट के कारण क्या आएगा, इसके कारण आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, इसके कारण क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। क्या आएगा सर, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। और इसके साथ कारण क्या आएगा सर, डायरेक्ट स्ट्रेस। पढ़े हैं हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस पढ़े थे। अरे मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस। तो पी लोड के कारण ये जो मेंबर है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, कुछ ऐसे धस के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे P बाई ए आएगा, यहाँ पे भी क्या स्ट्रेस आएगा, P बाई ए आएगा। नीचे धस रहा है इसलिए पॉजिटिव, नीचे धस रहा है इसलिए पॉजिटिव। कंप्रेशन को हम पॉजिटिव माने हैं, कंप्रेशन को हम लोग क्या माने हैं, पॉजिटिव। और टेंशन को हम लोग क्या माने हैं सर, टेंशन को माने हैं निगेटिव। जब लेंथ घटेगा तो पॉजिटिव, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, ये अपना P है वो काम कर दिया। अब ये मोमेंट है सर वो रोटेट कराएगा, तो मोमेंट के कारण ध्यान से समझना, मोमेंट के कारण रोटेशन होगा। और देखो कैसे रोटेशन होगा, तो बीम ऐसे है, अच्छे से समझना, इरेज कर देते हैं, इरेज करके समझाते हैं, इरेज कर, इसको इरेज कर दे रहे हैं पूरा, अच्छे से समझना कि मोमेंट के कारण क्या होगा। देखो अब यहाँ पे एक कॉलम है बाबू, इस कॉलम के ऊपर एक मोमेंट लग रहा है ये, तो मोमेंट क्या करेगा, धंसाने की कोशिश करेगा, मोमेंट क्या करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरह से बेंड करेगा कि बीम कुछ ऐसा बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए। तो किधर आएगा कंप्रेशन सर, अरे मोड़ उधर रहा है ना, तो उधर दबाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे तो नीचे जाम है, फंसा हुआ है एक ग्राउंड पे, जमीन पे, तो इसको जब हम लोग दबाएंगे तो इधर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन आएगा, इधर क्या आएगा सर, टेंशन आएगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस होगा, कंप्रेशन किधर जाएगा, इधर दबेगा, कोशिश होगा इधर दबने का, तो इधर एक और स्ट्रेस जनरेट होगा, जो हम बोलेंगे इधर कंप्रेशन आएगा ना, ये दबेगा, लेंथ और छोटा होगा, लेंथ छोटा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जब ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इसका कुछ ऐसे हो जाएगा बेंडिंग के कारण, कुछ ऐसे धस जाएगा नीचे, ये कुछ बेंड हो जाएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। जब बेंड हो गया, उधर धस गया, तो कितना धसा, कितना इधर वाला पोर्शन क्या हो गया, उठ गया, नॉर्मल से इधर उठ गया, इधर धस गया, नॉर्मल से उठ गया और धस गया। ठीक है, तो इधर धसेगा जो होगा m/z और इधर जो उठेगा ये होगा -m/z। ये समझ में आ गया। और ये वैल्यू <1 होगा, P/A से m/z घटा रहे हैं, तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा स्ट्रेस, और ये क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा, यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम जनरेट होगा। ठीक है, और इसका फाइनल जो डायग्राम होगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ फाइनल डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो इधर जो स्ट्रेस है ये वाला इतना रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर का स्ट्रेस है कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है ये नीचे की तरफ जो हम लोग देख रहे हैं, यही इतना मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेन आया है, इतना ही धस चुका है, तो यहाँ पे आपको सिग्मा मैक्सिमम दिखाई देगा, और ये होगा P/A प्लस m/z, और यहाँ पे आपको कम दिखाई देगा, सिग्मा मिनिमम दिखाई देगा, क्योंकि इसका फाइनल जो है लेंथ इतना, ये सिग्मा मिनिमम ये हो जाएगा P/A माइनस m/z। ठीक है, दिया गया समझ में। तो डेट इज ऑल अबाउट इसेंट्रिक लोड। अब यहाँ पे एक चीज जो गौर करने वाली या चीज सीखने वाली चीज है वो है यहाँ पे z निकालने के लिए। ठीक है, अब z निकालने के लिए आपको हम बता रहे हैं, तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं और आपको थोड़ा z के बारे में कॉन्सेप्ट दे देते हैं। और यहां से क्या हो जाएगा, एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको मिडिल थर्ड रूल और कोर के बारे में बताते हैं।
पार्ट 1 ये कंप्लीट होगा, फिर यूनिट 1 का रिवीजन का पार्ट 2 जाएगा, जिसमें हम लोग विंड लोड के बारे में सॉरी विंड लोड वाला भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और वो यूनिट मतलब यूनिट 1 के पार्ट 1 में रिवीजन में जाएगा। इसी तरह से आपको हर एक यूनिट का रिवीजन मिलते जाएगा, ठीक है। यू विल गेट द रिवीजन वीडियो ऑफ ईच यूनिट, हर एक यूनिट का आपको एक रिवीजन वीडियो जाएगा। देखो जब हम लोग एक कॉलम की बात करते हैं तो बाबू कॉलम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कॉलम का सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें एक एक्सिस है, इसको जो भी एक्सिस मानना है मान लो, एक्स एक्सिस मान लो, इसको जो भी एक्सिस मानना है वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। अब ये जो एरिया है इस एरिया को तुम ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये इस एरिया को ऑब्जर्व करो। मान लो छोटू कि इसके ऊपर हम लोग लोड लगा रहे हैं, वो एक्स एक्सिस के ऊपर लोड लगाए, एक्स एक्सिस के ऊपर लोड लगाएंगे तो ये जो प्लेट है, ये छोटा सा रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये क्या इस तरह से रोटेट नहीं कर जाएगा, ये नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा। लोड लगाएंगे तो कहां किधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो सर ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये इसका रोटेशन हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा कुछ ऐसे, यहां से भी आपको नीचे बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से समझो, अगर हम लोग बाई एक्सिस पे लोड लगाते हैं तो रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट होगा, बाई एक्सिस के अबाउट। समझ में आ रहा है। तो यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो बाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। देखो बोले जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा उसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्यों ऐसा करना है सर, ध्यान से समझना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है तो बोला जाता है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन। क्या बोलते हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन। ये किसी भी सेक्शन का, अरे सेक्शन का प्रॉपर्टी यानी काटोगे ऊपर से देखोगे उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सिर्फ आई के बारे में बता रहे हैं, ये इट डिपेंड अपॉन एक्सिस। ये एक्सिस के अबाउट डिपेंड, ये एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स एक्सिस के अबाउट अलग आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट अलग आएगा। किसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं तो एरिया का। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन या सेक्शनल एरिया, ये एरिया का प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट, अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस चीज को बताता है। जैसे हम बोलते हैं एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है, तो इसका मीनिंग क्या निकालता है तुम लोग कि 10 मीटर स्क्वायर जगह घेरा होगा। अगर हम बोलेंगे एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि 100 मीटर स्क्वायर जगह घेरा है। समझ में आ रहा है ये चीज, ये बड़ा है ये छोटा है, ये समझ में आ रहा है सबको ना, बहुत अच्छे। उसके बाद देखना आई है, इट इंडिकेट रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। यानी अगर किसी का आई का वैल्यू 10 गुने 10 का पावर 6 है और किसी का आई का वैल्यू 20 गुने 10 का पावर 6 है, मीटर का पावर 4 और मीटर का पावर 4, इसका मतलब क्या है कि I1 और I2 है बाबू, I1 और I2 है, तो ज्यादा कौन है ये, इसका मतलब बेंडिंग में ज्यादा ये रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस शो करेगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, रेजिस्टेंस भी उसी एक्सिस के अबाउट आपको देखना है। समझ में आ रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि हम इस कॉलम के ऊपर लोड लगा रहे हैं और इस कॉलम का मजबूती निकाल रहे हैं, तो ये बेवकूफी है ना बाबू। इस कॉलम के ऊपर लोड लगा रहे हो तो इसी कॉलम के ऊपर ना तुम स्ट्रेंथ चेक करोगे। तो हम वही बोल रहे हैं कि अगर रोटेशन बाई एक्सिस के अबाउट होगा तो मजबूती भी आपको बाई एक्सिस के अबाउट चेक करना है ना। तो यहां पे ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा मजबूती भी हमको उसी एक्सिस के अबाउट चेक करना है। इट इंडिकेट रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है किसी भी बीम का। आई जो है ये बताता है कि वो बेंड होने से कितना रोक पाएगा, कोई सेक्शन बेंडिंग में कितना स्ट्रॉन्ग है। इफ ए सेक्शन इज ट्राई टू रोटेट अबाउट बाई एक्सिस देन वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस अबाउट दैट एक्सिस। तो यहां से अगर बाई एक्सिस से रोटेशन हो रहा है तो आप आई बाई निकालोगे ताकि उसका स्ट्रेंथ पता चल सके। अगर वही चीज रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो आप रिवर्स करोगे। मान लो कि सर हम लोड लगा देते हैं बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे जैसे ही लोड लगाओगे ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। बाई एक्सिस पे लोड लगाने पे ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, जिस एक्सिस के अबाउट वो फेल होना चाहेगा, रोटेट होकर बेंड होकर, उसी एक्सिस के अबाउट आपको स्ट्रेंथ चेक करना है।
ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, घुमा के तोड़ना इसको चाह रहे हैं और मजबूती इसका निकाल रहे हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जिस एक्सिस के वॉट रोटेशन, जिस एक्सिस के वॉट वो मुड़कर टूटना चाह रहा है, उसी एक्सिस के वॉट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, जैसे बोल देगा लोड लग रहा है एक्स एक्सिस पे, तो आप बाई एक्सिस के वॉट आई बाई बाई निकालो, बिकॉज एक्स एक्सिस पे लोड लगने पे आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे कि ये बाई एक्सिस के वॉट रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और याद रखने वाला लोग जो रट के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करता है उसके लिए बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे लोड लगेगा, बाई एक्सिस पे लोड लगेगा तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस का निकालोगे आई, एक्स एक्सिस का आई निकालोगे, जो लोड लगेगा उसका रिवर्स पे आई निकाल दोगे, बस खत्म, टेंशन दूर। समझने वाला समझ गया, रटने वाला रट लेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे हम लोग को क्या मिल चुका है, सिग्मा मैक्स मिल चुका है, सिग्मा मिनिमम मिल चुका है। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि बार बार इसको जीरो कर देगा, बोलेगा कि लोड कुछ ऐसे लगा रहे हैं, इसेंट्रिसिटी कुछ ऐसे दे रहे हैं, लोड का वैल्यू कुछ ऐसे रख दे रहे हैं कि यहां पे P बाई ए एक सी, देखो जीरो ई कभी नहीं होगा, दो वैल्यू का समेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, दो वैल्यू का सबट्रैक्शन जीरो होगा। तो जब भी स्ट्रेस जीरो बोलेगा आप सिग्मा मिनिमम के पास भागोगे, सिग्मा मिनिमम के पास भागोगे, और इसी का वैल्यू आपको जीरो करके जो टर्म नहीं पता है वो आप निकाल सकते हो। जैसे हम यहां पे बोल रहे हैं कि बोल देगा स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी निकाल दो, तो नहीं कर लोगे, बोलेगा यार स्ट्रेस जीरो हो रहा है, यानी बाबू सिग्मा मिनिमम है वो जीरो हो रहा है, तो कर दिए P बाई ए माइनस एम बाई जेड इक्वल टू जीरो। अब बोलिए सर क्या निकालना है, हम बोल रहे E निकाल के दिखाओ तो P बाई ए इक्वल टू P गुने E बाई जेड, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हम लोग E निकाल देंगे, Z बाई ए, हम लोग को Z भी पता है, निकालने आता है, Z क्या होता है सर, तो यहां से I बाई मैक्स होता है, और एरिया पता है, सब कुछ पता है, बस E निकल जाएगा। कितना आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये आपके मतलब क्या है, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करता है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, इसको इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बता के कंप्लीट करते हैं, जिसको बोला जाता है कोर ऑफ सेक्शन, कर्न ऑफ सेक्शन, या फिर मिडिल थर्ड रूल। मिडिल थर्ड रूल इज ओनली वैलिड फॉर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, एंड कोर ऑफ द सेक्शन इज एवरीवेयर वैलिड, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इरेज करके बोर्ड पे एक अच्छा वाला टर्म आपको हम समझा देते हैं, कोर ऑफ सेक्शन। जो भी आपको ठीक लगे नोट करना, नोट कर सकते हो। ये अब एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, कोर ऑफ सेक्शन। बार बार पूछा जाता है कि ये सर ये होता है क्या, कोर ऑफ सेक्शन, कोर ऑफ सेक्शन, या फिर बोला जाता है, इसको बोलता है कर्न, कहीं पे बोला जाता है KERNAL, कर्नेल, कर्न, कहीं पे KERN, कर्न एरिया बोलता है, कर्नेल एरिया बोलता है, कुछ इस तरह का टर्म यूज करता है, कुछ कुछ बुक में पढ़ोगे तो, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम है कोर ऑफ सेक्शन। जैसे रेक्टेंगल होगा तो उसको, उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं मिडिल थर्ड रूल, ठीक है। बट पहले चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे एक सेक्शन है, ध्यान से समझना, ये एक सेक्शन है, वो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं बाबू, तो ये एक है सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा और ये बाई एक्सिस होगा। तो लोड का जो इसेंट्रिसिटी हम लोग अगर चेंज करें, ध्यान से समझना, अगर हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को कंबाइंड कर दे, यहाँ पे एक लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे P लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग P लोड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्मा मिनिमम जो जनरेट होगा, कहाँ पे मिनिमम जनरेट होगा सर, तो यहाँ पे सिग्मा मिनिमम जनरेट होगा, यहीं पे आएगा ना सिग्मा मिनिमम। अच्छे से समझना बाबू, सिग्मा मिनिमम यहीं पे आएगा। सिग्मा मिनिमम का वैल्यू होगा P बाई ए माइनस एम बाई जेड, यही कुछ ऐसा आएगा, P बाई ए माइनस एम बाई जेड, सिग्मा मिनिमम। तो बोला जाता है कि P का वैल्यू, मतलब इसेंट्रिसिटी कितना रखा जाए, P का वैल्यू तो फिक्स है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना रखा जाए, जैसे जैसे आप इसेंट्रिसिटी बढ़ाओगे आपको क्या मिलेगा, देखो क्या होता है, P बाई ए माइनस एम, मोमेंट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, P क्रॉस E बाई जेड। तो जैसे जैसे आप E का वैल्यू इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे P का वैल्यू आगे बढ़ाओगे यहाँ पे और P का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे ये जो निगेटिव वाला टर्म है ना वो इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बोला जाता है कि E का वैल्यू हम लोग कितना रख दे, E का वैल्यू कहाँ पे कितना रख दे,
कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे कभी भी टेंशन डेवलप ना हो। मतलब क्या था सर, देखो 3 तरह का डायग्राम बनाए थे। एक डायग्राम ये था सर, दूसरा डायग्राम ये था, और तीसरा डायग्राम कुछ ऐसा था जहां पे यहाँ पे सिग्मा मिनिमम में टेंशन डेवलप हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे भी कंप्रेशन, यहाँ पे भी, यहाँ तो सर जीरो है, यहाँ तो जीरो है स्ट्रेस, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ भी कंप्रेशन है। तो बोला जाता है कि ई का वैल्यू कितना दूर आप रख सको ताकि ये और ये कंडीशन वैलिड हो जाए। ठीक है, इसके बाद जैसे ही रखोगे तो टेंशन डेवलप हो जाएगा। आपको सिग्मा मिनिमम का वैल्यू है वो कंप्रेशन में ही रखना है, यानी सिग्मा मिनिमम का वैल्यू होगा वो क्या होगा, या तो जीरो हो सकता है या तो कंप्रेशन में होगा, या तो जीरो हो सकता है या जीरो से ज्यादा होगा। तब उस सिचुएशन में ई का वैल्यू क्या होगा, तो जो भी ई का वैल्यू होगा, मैक्सिमम ई का वैल्यू होगा, उसी एरिया को बोला जाता है कोर ऑफ सेक्शन। और कोर ऑफ सेक्शन कुछ ऐसा मिलता है, यानी अगर हम लोग लोड यहां पे अप्लाई करते हैं, लोड इसके अंदर में अप्लाई करते हैं कहीं भी, तो कभी भी सिग्मा मिनिमम वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव किसके लिए था सर, निगेटिव था टेंशन के लिए। तो सिग्मा वैल्यू का, सिग्मा मिनिमम का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, यानी कभी भी टेंशन में नहीं जाएगा। जैसे जैसे आप दूर रखोगे वैसे वैसे ये बढ़ने का चांस ज्यादा है। ई का वैल्यू आप मैक्सिमम कर दोगे, ई का वैल्यू बहुत ज्यादा कर दोगे, तो ये वैल्यू मान लो 2 हो गया, इसका वैल्यू 6 हो गया, तो 2 - 6 करोगे तो क्या आएगा, -4। तो -4 निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आपको नहीं लाना है। तो निगेटिव ना आ जाए, देखो बोल रहे हैं कि सिग्मा मिनिमम का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ई का वैल्यू का कितना रखना है, ये निगेटिव ना हो जाए, यानी ये क्या रहे, या तो जीरो रहे या तो जीरो से बड़ा रहे, तभी ना ये पॉजिटिव में रहेगा या जीरो रहेगा, निगेटिव नहीं होगा। तो इसके लिए ई का जो वैल्यू आएगा, जितना दूर में ई फैला रहेगा, जितने एरिया में हम लोग लोड को अप्लाई करेंगे, तो ये जो पोर्शन होगा कहलाएगा कोर ऑफ सेक्शन। कोर ऑफ सेक्शन के अंदर अगर लोड अप्लाई करोगे, इफ बी अप्लाइड लोड विद इन दिस एरिया, देन देयर इज नो एनी टेंशन विल डेवलप एनीवेयर, कहीं भी टेंशन डेवलप नहीं होगा। अगर इसके अंदर में हम लोग यहां पे लोड लगाएंगे तो इधर सिग्मा मैक्स मिलेगा सर, यहां पे सिग्मा मैक्स आएगा, और सिग्मा मिनिमम इधर मिलेगा। लेकिन सिग्मा मिनिमम मिलेगा या तो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा, अगर हम लोग लोड इसी के अंदर में अप्लाई किए। उसी तरह से सर्कल में भी कोर होता है, सर्कल में भी क्या होता है सर, कोर होता है। अगर इसी कोर के अंदर में हम लोग लोड अप्लाई करें, कोर के अंदर में लोड अप्लाई करें, तो कभी भी ये कंक्रीट का जो मेंबर है, कंक्रीट का जो कॉलम है, उसमें कभी भी कहीं भी निगेटिव स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। निगेटिव का मतलब टेंशन जनरेट नहीं होगा, हम लोग इसको नहीं चाहते, इसलिए जनरेट नहीं करवाना चाहेंगे। तो इसेंट्रिक जितना दूर रखोगे ना, उतना ज्यादा टर्निंग या रोटेटिंग इफेक्ट आएगा, मोमेंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया। तो इसके लिए रेक्टेंगल के केस के लिए हम लोग मिडिल थर्ड रूल पढ़े थे, आपके नोट्स कॉपी में। ये रिवीजन क्लास है, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे आपको रिवाइज करवा रहे थे, कुछ ऐसा था। नहीं होना चाहिए इतना, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ये आएगा कैसे फिर बाबू, ये आएगा कैसे, अपना नोट्स कॉपी देखना, उसमें आगे हम करवाए थे कि सिग्मा मिनिमम होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से जब इसको आप P/A माइनस P क्रॉस E बाई Z, अगर इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से मिलेगा P/A ग्रेटर देन इक्वल टू, उस तरफ लेकर चले जाएंगे P क्रॉस E बाई Z। ठीक है, ऐसा होगा। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग Z बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू E। ये Z को इधर लेके चले आए, P से P, ये कुछ ऐसा होगा। सर इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, E मस्ट बी लेस देन, अरे ये वाला जो टर्म है ना, ये ओपन माउथ किसके तरफ है, Z के तरफ, तो Z के तरफ हम लोग रहने देते हैं, दोनों तो सिमिलर चीज ही है। अरे इसके पीछे E के पास टेल है, इसके पास, ये क्या बता रहा है, Z बाई ए ग्रेटर देन E, Z बाई ए ग्रेटर देन E, ऐसे लिख दिए। अब यहां से E का वैल्यू निकालो, Z का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, A का वैल्यू पुट कर दो। एरिया क्या होगा सर, एरिया हो जाएगा B गुने D होगा एरिया, ये B होगा, कोई D होगा। और Z का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एक बार IXX करके निकालोगे बाई मैक्स, और एक बार निकालोगे I बाई करके, और यहां पे निकालोगे बाई मैक्स। इस तरह से करके पुट कर दोगे तो आपको क्या टर्म आएगा। ये सब ऐसे करके हम लोग किए थे, नोट्स कॉपी पढ़ लीजिएगा, ये बस आपको रिकॉल या रिवीजन करवा रहे थे। और यहां पे आपको वैल्यू आ जाएगा छोटू, ये जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, मिडिल थर्ड रूल बता रहे हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यहां से यहां तक अगर b है तो ये वैल्यू हो जाएगा b/3। अगर ये पूरा का पूरा d है तो नोट्स कॉपी में देखना, पढ़ाए थे बताए थे, ये वाला वैल्यू होगा d/3। विद इन दीज एरिया अगर आप लोड अप्लाई करोगे तो कॉलम में कहीं भी टेंशन जनरेट नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉलम में, ये सर्कुलर कॉलम में। सर्कुलर कॉलम में ये जो वैल्यू था ये d/4 आया था। क्या आया था सर, d/4 आया था। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो होगा इसेंट्रिसिटी, ई का वैल्यू आया था d/8। जो डायमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक इसेंट्रिसिटी, यहाँ से यहाँ तक इसेंट्रिसिटी आया था। इसेंट्रिसिटी होगा वो d/8 होगा। जो इसेंट्रिसिटी होगा वो क्या होगा, d/8 होगा। इसेंट्रिसिटी d/8। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कोर ऑफ सेक्शन के अंदर विद इन देखो E = d/8 और जो कोर का डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ कोर क्या बोल रहे, डायमीटर ऑफ कोर होगा वो क्या हो जाएगा d/4। और ये प्रूफ करने के लिए आप लोग देख लेना, प्रूफ इसका देख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं बाबू, प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। अच्छा अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको थ्योरी वाला लिखवा देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे पॉज करके नोट करो। दिस इज द पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट जाएगा जिसमें हम विंड लोड वाला एनालिसिस करके बताएंगे। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लो, इरेज करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लिखवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को आप कर लेना। ठीक है, उम्मीद है सेमेस्टर के एग्जाम में अगर थ्योरी आएगा तो यही 4 से आएगा। थ्योरी जो आएगा यहीं से आएगा, THEORY थ्योरी यहीं से आएगा। न्यूमेरिकल कॉपी से आएगा, न्यूमेरिकल है वो आपके नोट्स से आएगा, नोट्स कॉपी। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। थ्योरी ये वाला 4 पढ़ लो, न्यूमेरिकल जितना कॉपी में करवाए हैं, अरे बहुत न्यूमेरिकल करवाए हैं, जितना न्यूमेरिकल करवाए हैं बाबू वो सारा का सारा पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 1 का पार्ट 1 कंप्लीट। इसके बाद पार्ट 2 में ये विंड एनालिसिस का हम रिवीजन करवाएंगे और एक न्यूमेरिकल भी कर देंगे जो सेमेस्टर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉज करके नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।